हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस करंट अफेयर्स के सीरीज में हम कवर कर रहे हैं एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी यूपीपीसीएस पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीपीसीएस पीटी का एग्जाम जो है वो 13 जून को निर्धारित किया गया है और प्रत्येक वर्ष यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस सेक्शन का जो रोल होता है वो काफ़ी अहम हो जाता है। करंट अफेयर्स के जो सीरीज है उसके अंतर्गत यह सेट 2 है और सेट 1 को पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आप सेट 1 को नहीं देखे हैं तो सेट 1 को देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट जैसे ही कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं सेट 2 का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर सरोवर झील, जिसे किथम झील के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर झील जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि ये सूर सरोवर झील जो है वो क्यों न्यूज में रहा था। 15 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 2 नए झीलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अर्थात रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। इसके तहत जिन 2 झीलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया वो उसमें से एक था महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित लोनार झील और दूसरा था उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित सूर सरोवर झील। जिन 2 झीलों को रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया उसमें था लोनार झील ऑफ महाराष्ट्र और सूर सरोवर झील ऑफ उत्तर प्रदेश। लोनार झील के बारे में अगर हम बात करें तो लोनार झील एक क्रेटर झील है जो कि एक खारे पानी का झील है, जिसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने से हुआ था। भारत का एकमात्र, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र झील जिसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र। इसके साथ ही देश में कुल रामसर साइटों की जो संख्या है वो 41 हो गई है। इसे भी आपको याद रखना है कि देश में कुल रामसर साइटों की संख्या ये अपडेट होते रहता है, तो जब आप एग्जाम देने जाएं तो इस लिस्ट को एक बार जरूर देख लें कि देश में रामसर साइटों की कुल संख्या जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उस समय कितनी है। अगर हम रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि रामसर है क्या। रामसर बेसिकली क्या है कि ईरान का एक सिटी का नाम है। रामसर जो है वो ईरान का एक सिटी का नाम है, जहां पर 2 फरवरी 1971 को दुनिया के लोग इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। वहां एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया 2 फरवरी 1971 को, जिसमें आर्द्र भूमि को बचाने के लिए अर्थात झीलों को बचाने के लिए संकल्प लिया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से भी पूछा जाता है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे, सपोज दैट आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आखिर 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में क्यों मनाते हैं, अब तक आपको आंसर मिल गया होगा कि चूंकि 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर सिटी में एक कॉन्क्लेव हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें लोगों ने झीलों को बचाने के लिए, वेटलैंड को बचाने के लिए एक संकल्प लिया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। अब जब से यह सम्मेलन हुआ तभी से झीलों को संरक्षित रखा जाता है और उन्हें रामसर श्रेणी या रामसर साइट कहा जाता है। इसमें किसी झील को शामिल होने से काफी अहम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस श्रेणी में अगर कोई झील आ जाता है तो उस झील को संरक्षण के लिए पूरी दुनिया मदद देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहां है? देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मुख्यालय है वो है फ्रांस का पेरिस में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस। FATF का मुख्यालय क्या है? पेरिस में है। FATF जो है बार बार आप चर्चा में सुनते रहते होंगे, क्योंकि ये 2 तरह का लिस्ट जारी करता है, और ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, जिसके अंतर्गत जो है किसी भी कंट्री को अगर दे दिया जाता है तो वहां इंटरनेशनल जो फंडिंग होती है, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो फंडिंग होती है,
वो रुक जाता है। बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज है, जिसकी स्थापना 1989 में हुआ था और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज दैट इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। मुख्यालय कहाँ? फ्रांस का पेरिस में। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग बॉडीज है, जो कि आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज है, अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ओईसीडी द्वारा 44th अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार अब आपको यह बताना है कि क्या भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मामले में ओईसीडी देशों में कौन सा स्थान है। जो 44वां रिपोर्ट ओईसीडी के द्वारा जारी किया गया माइग्रेटरी रिपोर्ट जो है, जिस माइग्रेटरी रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के द्वारा, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मामले में ओईसीडी देशों में किस स्थान पर है, आपको यह बताना है। आपको बता दें कि 44वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट जो 2020 जारी किया गया है ओईसीडी के द्वारा, उसके अनुसार भारत का जो स्थान है वो है द्वितीय। चाइना के बाद ओईसीडी देशों में भारत का स्थान द्वितीय आता है। अगर हम ओईसीडी की बात करें तो ओईसीडी में जो है टोटल 37 देश हैं। ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें टोटल 37 देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। कौन सा संगठन है? आर्थिक संगठन है, यह भी याद रखना है, जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के हेतु किया गया था। अधिकांश ओईसीडी जो सदस्य हैं वो उच्च आय वर्ग के अर्थव्यवस्था है, जिनकी मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो काफी ही उच्च है और विकसित देशों के रूप में जाना जाता है। ये जो कंट्री है आप देख रहे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, ये यूरोप पूरा, तो ये सारे जो कंट्री हैं दीज आर द मेंबर ऑफ OECD। What you need to remember here, India is not the member of OECD, China is not the member of OECD। आप यहाँ कोई भी अफ्रीकन कंट्री को नहीं देख सकते, कोई अफ्रीकन कंट्री OECD का मेंबर नहीं है। जितने भी OECD का मेंबर है, जितने भी कंट्री OECD का मेंबर है, उनके HDI काफी ही हाई है और वो लगभग के लगभग सारे के सारे जो हैं वो डेवलप्ड कंट्री हैं। अब हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट था OECD का, जो रिपोर्ट था उसमें चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मामले में प्रथम स्थान पर है। OECD की रिपोर्ट के अनुसार जो चीन जो है माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन में प्रथम स्थान पर है OECD देशों में। OECD देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मामले में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। आपको मैं पहले ही बता चुका है कि OECD में टोटल देशों की संख्या है वो है 37। OECD का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और OECD के जो वर्तमान महासचिव हैं वो हैं जोस एंजेल गुरिया ट्रेविनो। आपको मैं बता दूं कि OECD का जो निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, बेसिकली 1948 में हुआ था। 1948 में OEC के रूप में हुआ था, जिसका नाम बदलकर 1961 में OECD कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190th देश, 190वां देश कौन बना? अर्थात इसका कौन सा जो देश है वो IMF का 190वां जो है सदस्य बना? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा A, अंडोरा। अंडोरा जो है IMF का 190th मेंबर बन गया है। अक्टूबर 2020 में यूरोपीय देशों के अंडोरा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना। इसके पूर्व मैं बता दूं कि 2016 में नॉर्वे गणराज्य जो था वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189th कंट्री के रूप में, मेंबर के रूप में शामिल हुआ था। इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला है, अर्थात अंडोरा की जो राजधानी है वो अंडोरा ला वेला है,
जो यूरोप में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अगर वहीं IMF की हम बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, तो IMF की स्थापना है जुलाई 1944 में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, जिसको हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, के अंतर्गत किया गया था। IMF का जो गठन है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत 1940 जुलाई 1944 को किया गया था, लेकिन वर्ष 1945 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था। अगर एस्टेब्लिशमेंट का आंसर आता है तो यू हैव टू टेक द 1945। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। जो IMF का मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में पड़ता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 इसमें से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। आपको यह बताना है कि द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 जो है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में कि द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 में क्या क्या बातें की गई थी। अक्टूबर 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात इस रिपोर्ट की मानी तो 2025 तक 25 मिलियन मानव रोजगार को मशीनों के द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा। अर्थात 85 मिलियन मानव का जो रोजगार है वो मशीनों के द्वारा किया जाएगा। इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो इस रिपोर्ट के अनुसार 43% व्यवसाय उन्हें पदों के एकीकरण के लिए अपने कारोबार को कम करने का संकेत दिया है। जो 43% लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को कम करने का एक संकेत दिया है। अगला प्रश्न है एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। आपको यह बताना है कि एक्जिम बैंक की स्थापना, एक्जिम बैंक अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसको बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी, और इन शॉर्ट एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। आई होप अब तक आपने आंसर अपना चुन लिया होगा। तो मैं बता दूं कि इस एक्जिम बैंक की स्थापना जो है 1 जनवरी 1982 का हुआ था। इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1982। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, अर्थात इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर को फाइनेंशियली हेल्प करना इसका मेन पर्पस था। अक्टूबर 2020 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अब ये चर्चा में क्यों होता है, देखिए बार बार ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसका मतलब वो रिसेंटली न्यूज में रहा था। तो हम जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम ये भी देखने का प्रयत्न करेंगे कि वो न्यूज में क्यों था। हाल ही में अर्थात अक्टूबर 2020 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा, एक्जिम बैंक के द्वारा अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को 310 मिलियन US$ की लाइन ऑफ क्रेडिट की स्वीकृति प्रदान की गई है, अर्थात ऋण प्रदान की गई है। किस देश को? जिम्बाब्वे को। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। आपसे ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्जिम बैंक के द्वारा हाल ही में किस देश को 310 मिलियन US$ का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है, अर्थात ऋण दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो होगा जिम्बाब्वे। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर दैट फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 जनवरी 1982 को। एक्जिम बैंक हाल ही में न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि इसने जिम्बाब्वे को, जो कि एक अफ्रीकी देश है, 310 मिलियन US$ का लोन दिया है, ऋण दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पथश्री अभियान का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया। एक योजना है जिसका नाम है पथश्री अभियान। इस योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया। पथश्री अभियान जो है ये सड़क मरम्मत के लिए योजना लाया गया है, और यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, अर्थात ममता गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर किन दो देशों के बीच किया गया। आपको यह बताना है कि जो नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर था वो किन दो देशों के बीच किया गया। नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर जो है बंगाल की खाड़ी में हुआ था, और यह बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए,
भारत और बांग्लादेश। बोंगो सागर का यह द्वितीय चरण था। मैं बता दूं, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर, यहां कर लीजिए, बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी के उत्तरी खाड़ी में किया गया था। अभ्यास बोंगो सागर का उद्देश्य समुद्री अभ्यास और संचालन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्रवाई का अंतर और संयुक्त परिचालन को कौशल विकसित करना है, अर्थात संयुक्त परिचालन के लिए स्किल डेवलप करना इसका मेन पर्पस था। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट कि बोंगो सागर जो एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, सबसे पहले तो ये याद करना है कि बोंगो सागर जो एक्सरसाइज है आर्मी की एक्सरसाइज है या नेवी की एक्सरसाइज है या एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। सो बोंगो सागर इज द नेवल एक्सरसाइज ऑफ बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस लाइन you have to remember that Bongo Sagar is the naval exercise of India and Bangladesh. That's it. अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? देखिए, हर वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष 1994 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2020 का जो विश्व शिक्षक दिवस का जो थीम था वो था टीचर लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। सो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर। इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे एक उद्देश्य था, वो ये था कि कई बार शिक्षक दिवस देखे नहीं कि हम ऑप्शन 5 सितंबर को लगा देते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, आपको साइकोलॉजिकली कभी कभी क्वेश्चन कुछ डाले जाते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछता है तो उसका आंसर होगा 5 सितंबर, लेकिन यही अगर विश्व शिक्षक दिवस पूछ रहा है तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है जब आप पीटी का एग्जाम दे रहे होंगे तो उसका आंसर होगा 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग का निर्माण इनमें से किस राज्य में किया गया है? ये देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है अटल सुरंग जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। सो आपको ये बताना है कि जो ये अटल सुरंग जो है वो किस राज्य में है, अर्थात किस राज्य में बनाया गया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग का जो निर्माण है वो हिमाचल प्रदेश में किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगर हम इस सुरंग की चर्चा करें तो इस सुरंग का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और इसका जो निर्माण है BRO के द्वारा किया गया था, अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग का निर्माण किया गया। सो ये लाइन आपको याद रखना है कि इस BRO के द्वारा बनाया गया, कहाँ बनाया गया? हिमाचल प्रदेश में, लेह मनाली राजमार्ग पर हिमाचल के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में। देखिए, बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन जो किया गया था वो क्या किया गया था, आपसे ये नहीं पूछा गया था कि अटल सुरंग से एक क्वेश्चन था बीपीएससी में। वो क्वेश्चन ये था कि इसका जो निर्माण है वो कहां पर किया गया था और ये ही राज्य नहीं दिया था। उसमें यह लाइन आपको ऐड किया गया था कि हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज, जो इसका आंसर था। अगर इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इस सुरंग की कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सौर मिसाइल जिसका परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है यह क्या है? आपको यह बताना है कि जो सौर मिसाइल है वो क्या है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, अर्थात एयर टू एयर मिसाइल, फर्स्ट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल एंड द लास्ट वन इज एंटी टैंक मिसाइल। अगर इसके आंसर की हम बात करें तो सौर मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसका परीक्षण जो है DRDO के द्वारा किया गया था और यह मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस है और यह न्यूक्लियर कैपेबल है, परमाणु क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल है। सो जो सौर मिसाइल है वो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी रेंज अर्थात मारक क्षमता की हम बात करें तो ये लगभग 800 किलोमीटर तक है और ये एडवांस वर्जन है। सौर का पहले भी वर्जन निकल चुका है, ये एडवांस वर्जन का परीक्षण किया गया था DRDO के द्वारा। वहीं अगर DRDO का हेडक्वार्टर की हम बात करें तो DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में
और डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। यह भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया था। जो 66 बीपीएससी का पीटी हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं पूरे डिटेल में करवाए जा रहे हैं। डिटेल में इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप उसको बनाने में सक्षम हो। अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दें और उसका आंसर बता दें तो पर्पस हमारा सोल्व नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई बरासैट योजना का संबंध किससे है? आपको यह बताना है कि जो बरासैट योजना है यूपी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस चीज से संबंधित है? ए, बरसाती रोड के मरम्मत से, बी, गायों के संरक्षण प्रदान करने से, सी, मंदिरों के मरम्मत से, डी, भूमि विवाद को खत्म करने से। देखिए, बरासात योजना जो है वो भूमि विवादों को खत्म करने से, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमि विवाद को खत्म करने से। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में उत्तराधिकार को लेकर, अर्थात जो अपना राइट्स है, जो जब क्या होता है कि उत्तराधिकार अर्थात आपके पिताजी हैं तो उसके बाद का जो अधिकार होगा वो किसको मिलेगा, इसके लेकर कई बार ऐसे होते हैं कि झगड़े और विवाद होते हैं। भूमि विवादों को खत्म करने और तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में 2 महीने तक चलने वाले विशेष बरसात अभियान का शुरुआत किया गया था। सो आपको यह याद रखना, देखिए इस योजना से आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है भूमि विवाद को खत्म करने से। बस इतना ही आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं कि जो बरासात योजना है इसका संबंध किससे है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और लाइक बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू।